हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। आज हम फोर्थ चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करना, ठीक है ना। ग्लोबलाइजेशन की मदद से पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो आपस में कनेक्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। पूरा का पूरा जब वर्ल्ड कनेक्ट हो गया है और जो ट्रेड है, ठीक है ना, किसी भी कंट्री के, फॉर एग्जांपल इंडिया और यूएस का ट्रेड देखा जाए तो काफ़ी फ्लरिश करता जा रहा है। किसी भी और कंट्री एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ग्लोबलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है पूरा का पूरा वर्ल्ड एक परिवार के रूप में आपको दिखाई देगा, जिसमें आपकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई है। और ग्लोबलाइजेशन से जो आपका ट्रेड है, जो आपका व्यापार है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया है। और मानव, और आप ये बोल सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन मानवता के हक में है। इस वजह से पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो एक परिवार के रूप में जुड़ गया है। तो इसको आप ग्लोबलाइजेशन बोलते हो। ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। जो आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी उसको इंटीग्रेट कर रहे हो विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे के पूरे वर्ल्ड से आप क्या कर रहे हो, उसको जोड़ रहे हो थ्रू द मार्केट फोर्सेस। किसकी हेल्प से? थ्रू द मार्केट फोर्सेस, यानी व्यापार के जरिए आप उसको जोड़ते जा रहे हो। तो ग्लोबलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और पूरे पूरे इसके चांसेस हैं आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग क्या होता है? तो आउटसोर्सिंग जनरली ये होता है कि बाहर की अगर कोई फर्म है, कोई कंपनी है, उससे आप कोई सर्विस ले रहे हो, ठीक है ना, तो आउटसोर्स कर रहे हो किसी चीज़ को। आप क्या कर रहे हो? आउटसोर्स कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कोई कॉल सेंटर है, कोई क्लिनिकल एडवाइस है, कोई टेक्नीशियन है, या कोई टीचिंग का कोई प्लेटफॉर्म से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो यानी क्या चीज़ों को आप आउटसोर्स कर रहे हो। तो आउटसोर्सिंग रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ हायरिंग अ बिजनेस सर्विस लाइक अ कॉल सेंटर, क्लिनिकल एडवाइस, टेक्निक, टीचिंग एक्सेट्रा फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड से किसी भी चीज़ को एक्वायर करना विद द हेल्प ऑफ समथिंग, ठीक है ना, किसी ऐप के थ्रू या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। तो उसको आप आउटसोर्सिंग कहते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझ के चलना है। नेक्स्ट आता है आपका, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या होती है? दिस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द सेलिंग ऑफ द शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फील्ड में। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना पड़ता है। और हम ये भी जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के पीछे कारण ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखने को मिलता है, दिस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू द सेलिंग ऑफ शेयर ऑफ कैपिटल पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है, चाहे पीएसयूज हो, कोई सा भी हो, इन सारे के सारे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। अदरवाइज ये सेक्टर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इज आरबीआई कंट्रोलिंग द कमर्शियल बैंक? किस तरीके से आरबीआई कंट्रोल करती है कमर्शियल बैंक्स को? तो विद द हेल्प ऑफ सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एक्सेट्रा। इसलिए किया जाता है, इन सारी चीज़ों को इसलिए आरबीआई क्या करती है, कंट्रोल करती है बैंक को विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स। बिकॉज क्या करना है आपको, मार्केट में ज़्यादा फ्लो नहीं होने देना है पैसा, क्योंकि ज़्यादा पैसा जब फ्लो हो जाता है तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और इसी वजह से इन्फ्लेशन यानी महंगाई होने का खतरा आपको दिखाई देता है, ठीक है। और हम जानते हैं, जब डिमांड किसी भी चीज़ की बढ़ जाती है तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। तो इसी वजह से सरकार का काम क्या है, महंगाई को कंट्रोल में रखना। इसी वजह से सीआरआर हो चाहे एसएलआर हो चाहे रेपो रेट हो, विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स देखने को मिलता है महंगाई और इन्फ्लेशन को कम किया जाता है। और आरबीआई किसके लिए उत्तरदायी है? जनरली आरबीआई हेल्प करती है गवर्नमेंट की, ठीक है ना, किस तरीके से आपको महंगाई कंट्रोल करनी है, और समझाती भी है किस तरीके से आपको और अच्छे से काम करना है कंट्री के अंदर, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन आता है आपका, वाई आर टैरिफ इम्पोज्ड? मतलब टैरिफ को इम्पोज क्यों किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, टैरिफ को इम्पोज इसलिए किया जाता है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ को इम्पोर्ट कर रहे हो और वो प्रोडक्ट आपकी लोकल मार्केट को बैडली इफेक्ट कर रहा है या फिर आपके लोकल मार्केट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा देंगे, उसके ऊपर ड्यूटी लगा देंगे और वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और लोग उसको इतना नहीं खरीदेंगे। तो अपनी लोकल मार्केट को बचाने के लिए टैरिफ का इम्पोज किया जाता है। कोई भी कंट्री दूसरे के ऊपर टैरिफ लगा सकती है, लेकिन ये देखा जाता है आजकल, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, कि ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगाने की वजह से जो ट्रेड है और जिस तरीके से ट्रेड होना चाहिए उसमें आपको बैरियर्स दिखाई देते हैं, करेक्ट।
सो टैरिफ आर इम्पोज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए, एंड टू रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट और इम्पोर्ट को कम करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो इम्पोज टू जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बचाने के लिए या जनरेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हाउ डज लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी लीड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब लिबरलाइजेशन के जैसे किस तरीके से आपको चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसे कि आपने देखा था एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे 91 में, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जिस तरीके से हमने अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी को खोल दिया था बाहर की मार्केट के लिए। फिर हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आई। ठीक है, तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ लिबरलाइजेशन, जो कि एलपीजी का एक पार्ट है। ठीक है, तो हम लिबरल हो गए पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, so, liberalization includes a set of economic reform offering freedom to the private enterprises for government control. It focusing on किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है ये? डिसलाइसेंस ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, आपने डिसलाइसेंस जो था उसको खत्म किया, डिसलाइसेंस ऑफ इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। फिर आता है आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसीज आपने लगाई, किस तरीके से ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसीज को कम किया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को इन्फ्लुएंस किया जा सके। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, आपने टैक्स को रिफॉर्म किया और कम से कम टैक्स किए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एमएनसीज आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा सकें। फिजिकल कंसोलिडेशन किया आपने। ठीक है, फिजिकल कंसोलिडेशन मतलब टैक्स में जनरली किस तरीके से कौन कौन से वर्क को कितनी कितनी छूट दी जाएगी, उसके ऊपर आपने ध्यान दिया। फ्रीडम टू बैंकिंग सेक्टर टू डिसाइड द इंटरेस्ट रेट, आपने बैंक को छूट दिया, आप कितना भी इंटरेस्ट रख सकते हैं। दीज रिफॉर्म लीड टू द राइज इन इन्वेस्टमेंट, इसी की वजह से आपको इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी दिखाई देती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ती हुई दिखाई देती है। राइज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू राइज इन जीडीपी ग्रोथ, और इसी की वजह से जीडीपी ग्रोथ भी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे आप लिबरल हुए तो आपकी इकोनॉमी बूस्ट होती गई, इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ती गई, एफडीआई आपकी बढ़ती गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ा है। तो वर्ल्ड में आपकी एक तरीके से पहुंच बढ़ती चली गई है। तो लिबरलाइज होना हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद रहा। 1991 के जो रिफॉर्म थे, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, काफ़ी अच्छे रहे इंडिया की नज़र में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास राइट है क्रिटिकल रिव्यू ऑफ नैप, यानी कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनके विषय में कुछ बताना है। उसका क्रिटिकल मतलब क्या क्या इसके इम्पैक्ट पॉजिटिव थे, क्या क्या नेगेटिव थे, इनको हम बताते हुए यहाँ पर चलेंगे। A critical review of the new economic policy include the description of positive as well as the negative impact of the economic reform initiated in 1991। मतलब ये देखने को मिलता है आपको पॉजिटिव और साथ साथ नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलते हैं, यानी कि दोनों के दोनों इम्पैक्ट पॉजिटिव भी आपको देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव भी देखने को मिलेंगे। पहले हम पॉजिटिव पढ़ते हैं फिर नेगेटिव करेंगे। सो पॉजिटिव में आता है इज एविडेंट इन टर्म्स ऑफ सब्सटेंस rise in the level of economic activity in the economy as indicated by the substantial rise in GDP। यहाँ पे देखने को मिलता है कि लेवल बाय लेवल, टर्म्स बाय टर्म्स यहाँ पे आपकी जो जीडीपी है, जो आपकी इकोनॉमी, वो स्ट्रांग होती चली गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव देखने को मिलता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में बहुत ज़्यादा बड़ी है और हम जानते हैं किसी भी कंट्री में जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती चली जाती है तो जीडीपी के फिगर्स बहुत अच्छे शो होते हैं, काफ़ी अच्छी आपकी ग्रोथ देखने को वहाँ पर मिलती है। अगर नेगेटिव पॉइंट की अगर बात की जाए यहाँ पर, द नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर बात की जाए, एविडेंट इन टर्म्स ऑफ एन फैक्टोरल इम्बैलेंसेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, सेक्टोरल इम्बैलेंसेस हैवन अकर्ड बिकॉज ऑफ। और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो सेक्टर इम्बैलेंसेस है, मतलब मान लीजिए अगर 4 सेक्टर हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही आगे बढ़ रहा है, बाकी 3 क्या उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है अगर कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो सारे के सारे सेक्टर एक समान ऊपर जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेक्टर आगे बढ़ता जाए बाकी पीछे चले जाए। ठीक है, सो पहला आता है आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हैज सफर्ड अ नेग्लेक्ट वाइल द इंडस्ट्रियल। कहने का मतलब ये है जब एग्रीकल्चर के ऊपर कम ध्यान दिया गया, ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर कम ध्यान दिया गया, जब इंट्रोडक्शन इंडस्ट्रीज के ऊपर ज़्यादा हो गया था। ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर कम ध्यान दिया गया जब आपने इंडस्ट्रीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। इसी वजह से टेरेस्ट्रियल सेक्टर है गेन मोमेंटम, इसी वजह से जो टेरेस्ट्रियल सेक्टर है आपका उसने मोमेंटम पकड़ा। ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर आपका सफ़र करा। तो ये नेगेटिव पॉइंट दिखाई देता है। सेकंड दिखाई देता है ग्रोथ प्रोसेस हैज़ लार्जली बीन कन्फाइंड टू अर्बन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, देखने को मिलता है जो पूरी की पूरी ग्रोथ है वो कहाँ तक है, अर्बन एरियाज तक है। रूरल एरिया जो विलेजेस में जो लोग रह रहे हैं उनको इस तरीके से कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है, इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं जिस तरीके से अर्बन एरियाज के लोगों को मिल रही हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर हैज़ अकर्ड
ओनिंग टू द रैपिड कंट्रोल ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट बाय द मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। कहने का मतलब क्या है, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के साधन अर्बन एरियाज में लोगों को उपलब्ध करा रही हैं, और इसी वजह से आपको सेक्टोरल इम्बैलेंस देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो आपने इंट्रोड्यूस की थी उससे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट निकल के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर ये समझ के जाना है, पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट्स मेक्स इंडिया एज एन फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग। मतलब किस तरीके से पूरे वर्ल्ड की इंडिया एक फेवरेट कंट्री बन जाती है आउटसोर्सिंग के लिए। ठीक है, तो देखने को मिलता है 2 फैक्टर आर सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट, 2 फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट आते हैं आपके। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज इमर्जिंग एज एन फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग, जो इंडिया फेवरेट डेस्टिनेशन बनी आउटसोर्सिंग के लिए, इसके लिए दीज आर इंडिया ऑफर एन अबेंडेंट सप्लाई ऑफ लेबर एट द लो वेजेस रेट। यहाँ पर जो लेबर है वो बड़ी ही सस्ती होती है, इसी वजह से अगर आप यहाँ पे आके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को लगाएंगे तो आपको लेबर की कोई कमी नहीं होगी और आपको पैसे भी कम पे करने पड़ेंगे। ठीक है, सो सेकंड पॉइंट आता है, इंडिया हैज़ अचीव एन रेवोल्यूशनरी ब्रेक थ्रू इन द आईटी इंडस्ट्री। और जो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है, जो आपको बेंगलोर में जो आईटी हब कहा जाता है, ठीक है ना, सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर को, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, इंजीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं, गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है। ठीक है, इसी वजह से देखने को मिलता है काफ़ी अच्छा ब्रेक थ्रू आपको मिला, विच इज़ एन बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ आउटसोर्सिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक इंग्रेडिएंट है आउटसोर्सिंग का। गॉट इट। तो देखने को मिलता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में हम काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, इसी वजह से आपको यहाँ पे ब्रेक थ्रू मिलता है। ठीक है, इसी वजह से इंडिया एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन जाती है लोगों की, लेबर सस्ती है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए आउटसोर्सिंग के फील्ड में हम काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं चैप्टर 4 से। आई होप आपको समझ आए होंगे। और ये आपका टेलीग्राम का ग्रुप है, ज़रूर इसमें आप ज्वाइन हुई और ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।